नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा यानी कि क्लास 9th का भी जो एग्ज़ाम चल रहा है यानी कि सेकंड टर्मिनल का फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोगों का पेपर तो 27 या 28 जून को आप लोग का सोशल साइंस का यानी एसएसटी का, तो वो मैं पेपर लेके आऊँ विथ डिस्कशन। तो चलिए देख लीजिए, ये मॉडल सीट नंबर 2 लेके आऊँ। इससे पहले वीडियो में मैं मॉडल सीट नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आपका ये क्लास 9th का सोशल साइंस सब्जेक्ट है, पूर्णांक 40 है और टाइम 90 मिनट होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं नियम भी बताते जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो देखिए, सबसे पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि इसमें आप लोगों को फ्रेंड्स ये इसमें आप लोग को एक ही शब्द में लिखने का आंसर है ये, ठीक है। और ये 7 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 7 में से आप लोग को केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नाजी पार्टी, यानी कि नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो नाजी पार्टी का जो संस्थापक था फ्रेंड हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, याद रखें, एडोल्फ हिटलर थे। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम या घुमंतु कृषि किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड झूम या नोमैडिक फार्मिंग। तो देखिए, झूम कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं झूम कृषि। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स ये एक प्रकार का आदिम कृषि होता है। लिख सकते हैं आप लोग सिंपल वे में, आप लोग ये भी लिख सकते हैं झूम एक प्रकार का आदिम प्रकार की कृषि है। ये भी आप लोग का लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, इसमें पहले वाले वृक्षों को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है। ठीक है, और फिर साफ की गई भूमि पर फिर से जुताई करके नया बीज बोते हैं। ऐसा रूल होता है ये। निर्धनता की परिभाषा दे। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। देखिए, निर्धनता होता क्या? देखिए, गरीबी। गरीबी क्या? मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है मनुष्य अशिक्षित है। मनुष्य अगर अशिक्षित है, देखिए इसलिए आप लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है कि वह जात पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है, तो उसे बोले निर्धनता। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे निर्धनता। क्लियर है? नेक्स्ट, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? देखिए, भूखमरी होता क्या? देखिए, अगर मनुष्य को फ्रेंड भूखमरी से आप क्या समझते हैं कि सिंपल में आप लोगों को बता, भूखमरी से क्या आप क्या समझते हैं? विटामिन, पोषक तत्व या ऊर्जा संग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यानी कि अगर आपको बॉडी में, यानी अगर हम लिखे, अगर आप लोग लिख सकते हैं हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा या विटामिन जैसे पोषक तत्वों की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। ठीक है, यही होता है कुपोषण का शिकार, यही लेता है कुपोषण का शिकार भूखमरी की वजह से होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार, सबसे पहले भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में रखा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, और ये जो भाग नंबर होता है, भाग नंबर इसमें 3 है, ये भाग नंबर 3 है ये। अब मूल मौलिक अधिकार की संख्या था 7, कितना था फ्रेंड्स? 7, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है? भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो इसमें ये नहीं लिख रहा अभी कितना मूल कितना था, तो यहाँ लिख देगा, आगे मूल लिखेगा। तो मूल मौलिक अधिकार की संख्या लिखेगा 7 और वर्तमान में 6 लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आचार संहिता क्या है? देखिए, आप लोग को बहुत तगड़े से मैं बताया था आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को ये पता करना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ मौलिक अधिकार के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, मूल मौलिक अधिकार की संख्या कितना था फ्रेंड्स? 7 था, और अभी कितना? 6 है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिएगा, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन द्वारा यानी 1978 में जो हुआ था ना, संपत्ति के अधिकार को तो फ्रेंड्स आप लोग को ये बताता हूँ, संपत्ति का अधिकार जो था ना, वह अनुच्छेद नंबर 31 में था। कितना में था? 31 में था, या फिर 19 का एफ में था, 19 का एफ में और अनुच्छेद नंबर 31 में था, से हटा दिया गया और उसे फाइनली तौर पे 300 का ए में जोड़ा गया, 300 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और 6 का मैं नाम बताता हूँ, आप लोग रिकॉल कर लिए। पहला होता है फ्रेंड्स समानता का अधिकार, दूसरा होता स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होता शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा होता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा होता सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा होता संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे हम लोग रीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
आदर्श आचार संहिता क्या है? देखिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग, भारतीय निर्वाचन आयोग काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पता होगा ये। भारतीय निर्वाचन आयोग की आचार संहिता, देखिए सबसे पहले लिखिएगा ना, भारतीय निर्वाचन आयोग आचार संहिता को लागू करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता ना, सबसे पहले इसके बारे में होता क्या, देखिए इसे लागू कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ये जो होता ना, चुनाव के पहले लागू होता है, यानी कि चुनाव के 48 घंटा पहले लगा जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखिए इसके अनुसार सरकार के द्वारा लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं करना है, यानी कि आपको 48 घंटा के पहले, देखिए सबसे पहले समझिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई। ये किसके लिए बनाई गई? राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है। एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है, ठीक है। इसका चुनाव का जो पालन है ना आवश्यक है, ठीक है। आप समझिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा कर और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की घोषणा करता है। इसमें क्या होता है ना, सरकार के द्वारा लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं करना है, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठाना है, चुनाव के दौरान धन बल और बहुबल को प्रयोग नहीं करना। ये होता है आचार संहिता। सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं, आचार संहिता भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाया गया एक प्रकार का नियमावली है जो राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति सब क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से जो मानव की सहायता के लिए बिना स्वयं में वह उगते हैं, यानी देखिए प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहते हैं। सभी वनस्पति तो हम लोग के सेवन में है, लेकिन अपने आप जो उगते हैं, आप लोग देखते होंगे जंगल झाड़ में अपने आप जो उगते हैं उसे लोग बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, याद रखेंगे। इसे अधिक स्पष्ट करें तो कहा जा सकता है कि विभिन्न पर्यावरणीय तथा पारितांत्रिक परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में उगता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जंगल झाड़ी में अगर आप लोग कुछ भी जो अगर उगता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। एंड लास्ट क्वेश्चन, नाथसीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या था? सबसे पहले आप लोग को ये जानिए, नाथसीवाद के संस्थापक कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। अब इसका मेन विशेषताएं क्या थे? देखिए सबसे पहले ना, नाजियों के दृष्टि में देश परवरी, देखिए उसमें ये था ना कि नाजियों की दृष्टि से देश सबसे बड़ा है, सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए, लोग देश के लिए हैं ना कि देश लोगों के लिए। इसमें पहला कंसेप्ट ये होता ना, लोग देश के लिए ना कि देश लोगों के लिए है। दूसरा, नाजी सोच सभी प्रकार के संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था और यह सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन के पक्षधर था। तो इसमें से आप लोगों को 5 लिखना, आप लोग देख लीजिए जो आपको इजी लगता है वो लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आप लोगों को फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन लिखने का होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को केवल 3 लिखने का आएगा, 1 2, इसमें भी आप लोगों को 5 ही लिखने का होता है। देखिए मैं बताता हूँ। पहला, वनों की जीविका से अब क्या संबंध है? वनों का जीविका से क्या संबंध है? क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। देखिए वनों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये ना केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि हमारे जीवन के रूप में भी उपजाऊ होते हैं, क्योंकि जंगल से मृदा को उपजाऊ शक्ति मिलती है, फसलों को पैदावार बढ़ती है। तो आप लोग लिख सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? कौन लोग खाद्य, क्या लिख रहा हूँ, सॉरी बी लिख रहा हूँ। निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? देखिए खाद्य असुरक्षा से, देखिए आंसर क्या लिखता है इसके बारे में सुनिएगा। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है, जिन्हें काम की तलाश है, जो दूसरे जो काम की तलाश में दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो सकते हैं, यानी कि जिसके पास खाने का सुविधा नहीं है उससे लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन, हमें ये ऐसा लगा एग्जाम पेपर में आप लोग का ये आएगा। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता क्या? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक आयोग है। ये क्या है फ्रेंड्स? वैधानिक आयोग जो होता है ना वह भारत के संसद के द्वारा बनाया था। तो यह एक वैधानिक आयोग है, इसे भी याद रखिएगा। एक ऐसा ये एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। क्वेश्चन अगर आता है ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, ठीक है। और ये कैसी संस्था है? एक वैधानिक संस्था है।
मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय होता है, यानी जिसे हम लोग हेडक्वार्टर कहते हैं, देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे हेडक्वार्टर यानी कि जहाँ पे इसका मुख्यालय होता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसका न्यू दिल्ली है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली है, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा किए हैं। क्लियर है ना। अब इसका काम क्या होता है, देखो यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया आदि की रक्षा करता है और उसके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। सिंपल वे में आप लोगों को बताता हूँ, सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एक प्रकार का स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसका जिसे कब खोला गया था, जिसका स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को हुआ किया गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली है। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है ना, संविधान द्वारा जितना मौलिक अधिकार दिया गया उसकी रक्षा करना, चाहे वो जीवन का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार, सभी को रक्षा करता है। और आप लोगों को एक्स्ट्रा बताता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अभी अध्यक्ष है, अभी अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, ये एक्स्ट्रा मैं बता दी। अभी कौन है फ्रेंड्स? अरुण कुमार मिश्रा, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं? तो ये फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन खुद लिख सकते हैं आप लोग। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां? देखिए, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां निम्न है। पहला, धनी उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं। पहला व्यक्ति आप लोग देखते होंगे ना, जिसके पास पैसा अधिक है और गलत तरीके से वह चुनाव जीत जाते हैं, पैसा के लालच में जीत जाते हैं। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों का टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। आप लोग देखे होंगे आज भी चुनाव जो होता है जाति व धर्म के आधार पर लड़ी जाती है, ऐसा देखते होंगे आप लोग। तो इस टाइप के लिख सकते हैं, सब कमी या चुनौती है। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? तो देखिए क्वेश्चन, ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या लिख रहा है, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? तो इसके पीछे रीजन देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति देखिए, आप लोग देखे होंगे, यानी कि इस टाइप से अगर आप लोग मैप बनाते, इस टाइप से अगर है ना, ये आप लोग मैप अगर भारत का बनाते होंगे तो आप लोग को ये कंसेप्ट आप लोग को बढ़िया से पता होगा। देखिए मान लीजिए कि मैं आप लोग का इस भारत का मैप बनाता हूँ, मैं इसे मुझे तो हो नहीं रहा, फिर भी कुछ दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि भारत का मैप है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक गौर करते होंगे, ध्यान से देखते होंगे, प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय यानी जो तीन ओर से जल शिखर, देखिए 1 2 2 3 तीनों, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसा? त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भाग में बांट गया। यानी देखिए प्रायद्वीपीय भाग का आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार, जिसके कारण मानसून कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में। एक होता है फ्रेंड्स अरब सागर, देखिए आप लोगों को पता होगा भारत के पश्चिम में, यानी ये पश्चिम में नहीं, इधर ये अरब सागर, कौन सा सागर? ये अरब सागर, ठीक है। और पूर्व में क्या? बंगाल की खाड़ी सागर। अब देखिए आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे तीव्र गति से प्रवेश करती है, वहाँ पे पहाड़ियों से टकरा कर घनघोर वर्षा प्रदान होती है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा स्टडी। नेक्स्ट, ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर ये। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल मैं पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग खुद इसका लिख लेंगे क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है ये। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या लिखा? नाथियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन से तकनीकें अपनाए थे? तो मैं केवल ऑप्शन एक्स्ट्रा बताता हूँ। पहला, युवाओं का विचार परिवर्तन किया था, स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन किया था, खेल गतिविधियाँ किया था, लड़कियों का विचार परिवर्तन किया था, औरतों के बीच भेदभाव किया था। इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो टिप्पणी तो लिखना जरूरी है। पहला, मैं इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि एक जरूरी है आप लोगों के लिए जानकारी इसके बारे में रखना। तो देखिए पहला लिखना, न्यूनतम समर्थन कीमत जो अभी देश में चल रहा था, इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम। एमएसपी आप लोग सुने होंगे, जो देश में चल रहा था। एम से होता है मिनिमम, क्या होता है फ्रेंड्स? मिनिमम। ए होता है मिनिमम, एस होता है सपोर्ट, पी से होता है प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है ना, जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। इसकी घोषणा सरकार द्वारा फसल बुआई के पूर्व किया जाता है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं तेज बोला हूँ, समझ में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, न्यूनतम समर्पित कीमत होता क्या? इसे बोलते हैं एमएसपी। क्या बोलते हैं? एमएसपी। ये होता क्या है ना, जब भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो भी खाद्य निगम होता है उसके द्वारा किसी भी चावल, गेहूं, इस सबको व्यापार किया था। जब भारतीय खाद्य निगम अधिक उत्पादन वाले राज्यों में, यानी कि देखिए गेहूँ यूपी में ज़्यादा होता है, धान वेस्ट बंगाल में आता हो ना, तो उसी प्रकार जब भारतीय खाद्य निगम
अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। मान लीजिए कि सरकार जो है ना वो आपका गेहूं और चावल खरीद रहा, चाहे वेस्ट बंगाल से या फिर उत्तर प्रदेश से, तब किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है। यानी कि किसान को ना वो राशि देता है, तो राशि जो देता है ना वह पहले से घोषित कीमत देता है। ठीक है, पहले से घोषित कीमत देता है। इसी मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। यानी कि फसल के लिए जो पहले से घोषित जो कीमत दी जाती है उसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत। इसकी घोषणा सरकार द्वारा फसल बुआई के पूर्व किया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है ना एमएसपी की जो घोषणा होता है वो कब होता है? सफल यानी कि बुआई से पूर्व किया जाता है। नेक्स्ट, बफर स्टॉक क्या है? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए बफर स्टॉक, देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं, बफर स्टॉक क्या है? देखिए आपातकालीन स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तु का स्टॉक करना बफर स्टॉक कहा जाता है। यानी देखिए फ्रेंड्स, मान लो आपातकाल आ गया, तो आपातकालीन स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तु को जमा करना बफर स्टॉक कहा जाता है। सरकार गेहूं व चावल के साथ साथ अन्य खदानों का भंडारण बफर स्टॉक के द्वारा करती है। ठीक है, नेक्स्ट, निर्गम कीमत क्या है? देखिए निर्गम कीमत देखिए समाज के गरीब वर्गों विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में बाजार कीमतों से कम कीमत पर जो अनाज दिया था उसे बोलते हैं निर्गम कीमत। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। आप लोग इसी क्वेश्चन को लिखिए, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। देखिए भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को बताते जाता हूँ, सुनते रहिएगा। सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में होता है, जिसे भारतीय संविधान में भाग नंबर 3 में दिया गया है। अब मौलिक अधिकार का जो जिक्र किया गया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं। अब मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, जिसमें से 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था ये भी मैं बताया था पहले, यानी कि 19F को और 31A को, यानी जो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जिसमें से पहला होता है समानता का अधिकार। ठीक है, यानी कि यह सबसे बड़ा अधिकार होता है जिससे मानव में जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया जाता है। फिर होता है फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आपका 19 से आपका 22 तक चलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, अधिकार ये दिया जाता है कि विशेष महत्व रखता है भारतीयों को ना। देखिए आप लोगों को मैं पढ़ाया था, आप लोग क्लास याद कीजिए मेरा थोड़ा। देखिए 19 के बारे में पढ़ाया था, 19A, 19B, 19C, D, E, F, याद आया कुछ? जी इतना पढ़ाया था, याद कीजिए, 9th क्लास में आप लोगों में बताया था। बिल्कुल। 19 से क्या बोलता है? यानी कि आपको भाषण देने की पूर्व, यानी कि आपको भाषण देने का अधिकार है, कुछ भी अपने बारे में बोल सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता बोलने का। बी बोलता है ना, आप लोग 4 व्यक्ति मिलकर आप लोग बैठक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बैठक कर सकते हैं 4। 19 का सी ये बोलता है ना, आप लोग 4 या 4 से अधिक मिलकर कहीं पर एक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन बिना तलवार लिए हुए। ठीक है, और ये डी क्या बोलता है फ्रेंड्स? डी ये बोलते हैं ना, आप भारत के किसी भी इलाका में या जगह पे आप लोग आवागमन कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ये बोलता है 19D। और ये बोलता है ना 19 का ये बोलता है ना, आप भारत के किसी भी जगह में आप अपना ज़मीन लेकर वहाँ पे रह सकते हैं, अपना रहन पोषण कर सकते हैं। और 19F में संपत्ति का अधिकार था, 19F में संपत्ति का अधिकार था, जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, और जी ये बोलता है अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, और देख लेंगे, आप लोगों को मैं पढ़ाया था, पूरे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स तीसरा ग्रुप में आता है, ये क्या बोलते हैं उसे, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार होता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है ना, वो आर्टिकल नंबर 23 से 24 के बीच में आता है। तो आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति है, अगर कोई लड़का 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति है ना, तो उसे आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको ये बोलते हैं। और 23 में ये ना बच्चों की खरीद बिक्री पर मनाही हो गई, यानी कि ये होता है। ठीक है, बेगार, इसको हम लोग बोलते हैं, बेगार प्रथा। तो चलिए आप लोग इसको लिख लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। नेक्स्ट, शीत ऋतु की अवस्था में विशेषताएं लिखे हैं। शीत ऋतु, सबसे पहले शीत की ऋतु के बारे में आप लोग ये तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं अपना एक्सपीरियंस से। देखिए शीत ऋतु में बोलता हूँ, सबसे पहले देखिए शीत ऋतु की
विशेषताएं। पहला, इसमें आप लोग देखते हैं शीत ऋतु में दिन होते हैं गर्म होते हैं, रातें क्या होता है ठंडा होती है। शीत ऋतु कब से चलता है, यानी फ्रेंड्स नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलती है। इसमें दिन काफ़ी गर्म होता है, रात कभी ठंडा होता है, ठीक है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ देखिए, शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम होती है। यह कम दाब वाली प्रणाली होती है। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं शीत ऋतु के बारे में, ठंडा मौसम के बारे में सिंपल वे में, ठीक है। लास्ट, दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन का छायांकित करें। तो देखिए पर्वतीय वन, मैं बताता हूँ, इस ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है। पर्वतीय वन बोल रहा ना, तो आप लोग याद रखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था पर्वतीय वन बोल रहा ना, तो देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश पर जितना सब ये पर्वतीय वन है। तो यानी यहाँ से लेकर आप लोगों को पूरा ये जो नज़र आ रहा एरिया, इसे बोलेंगे पर्वतीय वन, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को मूव ऑन कर देना है। क्लियर है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पूरा मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ जो भी क्वेश्चन था। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।